अध्याय 43। तुम सही नहीं हो। मानचित्र पर चिन्हों के अनुसार सर्वनाश व्यापारी शिविर छोड़ने के बाद फांग हेंग को जंगल के एक हिस्से को पार करना था। उसके बाद ही वह हाईवे तक पहुंच सकता था। रास्ते की शुरुआत सबसे ऊबड़-खाबड़ थी, क्योंकि कोई पक्की सड़क नहीं थी। ट्रक बहुत झटकेदार था। फांग हेंग को ट्रक में रखी नाजुक वस्तुओं की चिंता थी, इसलिए वह केवल धीमी गति से ही गाड़ी चला सकता था। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे निश्चित रूप से बवासीर हो जाएगी। झटकों से फांग हेंग की पीठ दर्द करने लगी और उसने धीरे से शिकायत की। भाड़े के सैनिकों की भर्ती पूरी होने के बाद वह भविष्य में परेशानी से बचने के लिए कुछ समय निकालकर एक सड़क बनाने के बारे में सोच सकता था। लगभग 1.5 घंटे बाद फांग हेंग ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और ट्रक को एक मरम्मत की गई सड़क पर चला दिया। तभी ट्रक धीरे धीरे गति पकड़ने लगा। मिशन की कठिनाई केवल C+ थी, इसलिए रास्ते में कोई खतरा नहीं था। कभी-कभी जब वह सड़क पर ज़ोंबीज से टकराता तो फांग हेंग ट्रक को उनके चारों ओर घुमा देता। अगर वह उनके चारों ओर नहीं जा सकता था तो वह स्थिरता की तलाश करता। वह धीरे से ट्रक रोकता, ट्रक से उतरता और ज़ोंबीज से छुटकारा पाकर फिर आगे बढ़ता। फांग हेंग को वहां पहुंचने में 3.5 घंटे लगे, जो एक स्वतंत्र विला से 500 मीटर से भी कम दूरी पर था। यह मिशन द्वारा निर्धारित डिलीवरी का स्थान था। विला 3 मंजिला था और चारों ओर विभिन्न आकार की लकड़ी की कीलें लगी थीं। फांग हेंग ने कीलों पर गहरे लाल रंग के खून के धब्बे देखे। ये बुनियादी रक्षा संरचनाएं प्रारंभिक ज़ोंबीज के खिलाफ बहुत प्रभावी थी। श्री कियू, क्या आप यहाँ हैं? वेटेल ने मुझे आपके लिए सामग्री पहुंचाने को कहा है। फांग हेंग बाहर खड़ा होकर विला की दिशा में चिल्लाया। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अजीब, कोई क्यों नहीं है? फांग हेंग ने फिर से चिल्लाने की कोशिश की। श्री कियू, आपकी एक्सप्रेस डिलीवरी। अगर आपने इसे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसे एक्सप्रेस डिलीवरी कैबिनेट में डाल दूंगा। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फांग हेंग ने भौहें चढ़ा ली। उसने सोचा कि उसे खिड़की पर जाकर स्थिति देखने के लिए एक छोटे पत्थर के हथौड़े का उपयोग करना चाहिए। जैसे ही उसने अपना बायां पैर उठाया, उसने उसे वापस खींच लिया। यह अजीब था। उसे एक पूर्वाभास हुआ। यह विला खतरनाक था। अरे, क्या मेरा निष्क्रिय कौशल खतरे का आभास सक्रिय हो रहा है? फांग हेंग उलझन में था। अचानक उसने झाड़ियों के पास से हल्की सी आवाज सुनी। उसने तेजी से सिर घुमाया। झाड़ियों से एक सिर निकला। अपनी आवाज नीचे रखो। क्या तुम आसपास के सभी ज़ोंबीज को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो? कियू याओकांग ने फांग हेंग की ओर इशारा किया। पहले मेरे पीछे आओ। फांग हेंग ने कियू याओकांग की ओर देखा, फिर सिर हिलाया और उसके पीछे झाड़ियों में चला गया। झाड़ियों के पीछे कंटीले तार की बाड़ में एक छेद था। फांग हेंग कियू याओकांग के पीछे पीछे छेद से होकर विला के पिछवाड़े में गया। पिछवाड़े में कियू याओकांग ने घास के नीचे छिपे भूमिगत मार्ग को बड़ी मेहनत से उठाया और मार्ग के स्टील प्लेट को ठीक किया। क्या बंदा है? तभी फांग हेंग को एहसास हुआ कि इमारत का प्रवेश द्वार पिछवाड़े में था। अंदर जाने के लिए एक सुरंग से होकर जाना पड़ता था। कियू याओकांग दिखने में पतले दुबले और कुपोषित थे, लेकिन सुरंगें खोदने में उनका अच्छा कौशल था। कियू याओकांग की उम्र लगभग 30 के आसपास लग रही थी। उन्होंने काले फ्रेम वाला चश्मा, एक सफेद शोध सूट और एक जोड़ी मेडिकल दस्ताने पहन रखे थे। रुको। कियू याओकांग सुरंग में चले गए और जल्द ही एक छोटी गाड़ी धकेलते हुए बाहर आए। वेटेल ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मेरी मदद करो, सारे सामान अंदर लाओ। धन्यवाद। हम झाड़ियों के रास्ते जा रहे हैं। मुख्य दरवाजे से क्यों नहीं? मुख्य दरवाजा,
वो बहुत छोटा है। क्यू याओकांग ने सिर हिलाया। मैंने मुख्य दरवाजे पर जाल बिछा दिए हैं। यह घुसपैठियों के लिए आरक्षित प्रवेश द्वार है। ओह! फांग हेंग ने ठंडी सांस ली। अब समझ आया कि उसे पहले ही खतरे का आभास क्यों हुआ था। वेटेल द्वारा पहले से पैक किए गए बक्से विशाल और भारी थे। फांग हेंग उन्हें अकेले बमुश्किल उठा सकता था, इसलिए वह और क्यू याओकांग मिलकर उन्हें उठा रहे थे। कई बार आना जाना करने और बक्सों को कुछ हिस्सों में बांटने के बाद दोनों ने आखिरकार ट्रक के सभी सामान को पिछवाड़े के तहखाने की सुरंग में स्थानांतरित कर दिया। भूमिगत मार्ग काफी बड़ा था। फांग हेंग ने तहखाने की व्यवस्था को देखा। उसे एक नज़र में कई स्वतंत्र कमरे दिखाई दिए। सुरंग को भी साफ किया गया था। यह स्पष्ट था कि इस जगह की अक्सर सफाई की जाती थी। क्यू याओकांग ने एक टिश्यू निकाली और ध्यान से अपने माथे से पसीना पोंछा। कृपया मेरी मदद करें और बक्से को प्रयोगशाला में रख दें। धन्यवाद। प्रयोगशाला कहाँ है? फांग हेंग ने कहा और बक्सा उठाने के लिए झुका। 1 मिनट रुको। क्यू याओकांग ने हाथ उठाकर फांग हेंग को रोका। हूँ। पहले वहां बदलने वाले कमरे में जाओ। वहां नए सुरक्षात्मक कपड़े और टोपी हैं। उन्हें बदलो। याद रखना, अपने हाथ धोना और दस्ताने पहनना। हम। फांग हेंग ने क्यू याओकांग को देखा। क्या यह जरूरी है? जल्दी करो। समय बर्बाद मत करो। ठीक है। फांग हेंग समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह बदलने वाले कमरे में गया, सुरक्षात्मक सूट, टोपी और दस्ताने पहने, फिर क्यू याओकांग के साथ प्रयोगशाला में गया। प्रयोगशाला उम्मीद से बड़ी थी। फांग हेंग ने कोने में कुछ ज़ोंबी लाशों को शव परीक्षण की मेज पर लेटे देखा। मेरी मदद करो। दीवार के पास मार्ग में 3 सफेद विभाजित बक्से रख दो। धन्यवाद। फांग हेंग ने सिर हिलाया। उसने भारी बक्सों को उठाया और उन्हें प्रयोगशाला में ले जाकर फर्श पर रख दिया। क्यू याओकांग पहले बक्से उठाते समय थक गया था। यहां तक कि अब भी उसकी भुजाएं कांप रही थी। वह प्रयोगशाला की दीवार के सहारे खड़ा होकर फांग हेंग को देख रहा था। तुम्हारी ताकत और सहन शक्ति काफी अच्छी है। फांग हेंग ने उसकी ओर देखा। यह एक विज्ञान प्रेमी की तुलना में थोड़ा बेहतर होना चाहिए, फांग हेंग ने सोचा। क्यू याओकांग ने भौहें चढ़ाई। मुझे इस तरह मत देखो। मैं हर दिन 1 घंटे का वैज्ञानिक व्यायाम करता हूँ। हाल ही में देर रात तक जागने के कारण मेरी शारीरिक स्थिति एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ी ही खराब है। ठीक है, तुम सच में अद्भुत हो, फांग हेंग ने मजाक किया। फांग हेंग ने दूसरा बक्सा जमीन पर भारी तरीके से रख दिया। अकेले बक्सा उठाना थकाऊ था। वह बात करने में आलसी था। वह बस जल्दी से काम पूरा करना चाहता था और जल्द से जल्द सामान पहुंचाकर लौटना चाहता था। क्यू याओकांग ने अपने चश्मे को समायोजित किया और फांग हेंग का निरीक्षण किया। कृपया बक्से को कोने में धकेलने में मेरी मदद करें। धन्यवाद। समझ गया। फांग हेंग ने जवाब दिया और बक्सा धकेलने के लिए मुड़ा। क्यू याओकांग ने धीरे से अपनी जेब से एक टिश्यू पैक निकाला और फांग हेंग की पीठ पर फेंक दिया। ऐसा लगा जैसे फांग हेंग की पीठ में आंखें थीं। उसने अचानक हाथ उठाकर टिश्यू पैक को पकड़ लिया। क्या कर रहे हो, यार? फांग हेंग थोड़ा गुस्से में था। यह एक बात है कि वह मदद नहीं करता, लेकिन किसी को टिश्यू पैक फेंकने का क्या मतलब था? क्यू याओकांग ने जवाब नहीं दिया। वह बस फांग हेंग को घूरता रहा। फांग हेंग थोड़ा डर गया। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? क्यू याओकांग ने अपना आक्रामक नजरिया वापस लिया। तुम सही नहीं हो। फांग हेंग, तुम ही सही नहीं हो। क्यू याओकांग ने अपना गुस्सैल नजरिया वापस लिया।
तुम्हारी शारीरिक फिटनेस सामान्य व्यक्ति से बेहतर है। तुम्हारी संवेदी क्षमता सामान्य व्यक्ति से कम दोगुनी है। फांग हेंग ने सुना और अपने होंठ चबाए। तुमने मुझे पकड़ लिया। छोटी जीनियस, फांग हेंग ने सोचा। असल में फांग हेंग ने शारीरिक चुस्ती और ताकत के 3 मूल कौशल सीखे थे। उसने एक स्तरीय संवेदी कौशल भी प्राप्त किया था। क्यू याओकांग मुड़ा और प्रयोगशाला के दरवाजे से बाहर चला गया। मेरे पीछे आओ। अब क्या? तुम बक्से नहीं ले जा रहे? अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ और मदद चाहिए। धन्यवाद। क्या मैं मदद न करने का विकल्प चुन सकता हूं? समय बर्बाद मत करो। तुम सच में अद्भुत हो, फांग हेंग ने मन में सोचा। वह लगभग हंसी से गुस्से तक पहुंच चुका था।